नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी मन में सवाल उठता है, अलग अलग घटनाओं की बातें सुनकर, अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसको देखकर, कि क्या भारत देश इस देश के संविधान के मुताबिक चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के मन में आता होगा। सिर्फ आज दो बातों का जिक्र करूंगा। बातें तो बहुत सारी हैं, ऐसी हैं कि घंटों बात करते रहें तो ख़त्म ना हो। दो बातों का जिक्र करूंगा। एक, कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हुआ, योगी जी के भाषण पर नहीं जा रहा हूं। योगी जी का भाषण हमेशा से शानदार होता है, कल भी था। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हमेशा अनअपोलोजेटिक रहते हैं। उनको हिंदू होने पर गर्व है, ये बात उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनकी वेशभूषा से लेकर उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनका काम, वो सब बताता है। लेकिन मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विधेयक वापस ले लिया जो 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब पास हुआ था, दोनों सदनों से, उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद से। राज्यपाल के पास गया, उस समय राम नाईक राज्यपाल थे। उन्होंने कहा ये संविधान के विरुद्ध है, ये विधेयक, इसको मंजूर नहीं कर सकते। तो उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया। अगर सरकार को वापस भेजते, सरकार दोबारा भेज देती तो उनको संस्तुति उसको देनी पड़ती, तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने कल उस विधेयक को वापस ले लिया। अब आप कह सकते हैं कि पुरानी सरकार ने किया था बदले की कार्रवाई में और उसको वापस लिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। लेकिन आप ये आरोप लगा सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन तथ्य जान लीजिए, उसके बाद आरोप लगाइए। ये विधेयक था क्या? इस विधेयक के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे चलते हैं उनमें जो टीचर हैं, और टीचर ही नहीं, उनमें जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इस तरह की इम्यूनिटी इस देश में केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को मिली हुई है, वो भी पद पर रहते हुए। उनके इस तरह की इम्यूनिटी इस देश के प्रधानमंत्री को, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को, उनको भी नहीं मिली है। इस तरह की इम्यूनिटी उत्तर प्रदेश के, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे अब योगी जी हैं, उनको भी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ये काम किया अखिलेश यादव ने किस लिए? चुनाव से ठीक पहले 17 में, फरवरी में चुनाव था, जनवरी फरवरी में, मार्च में नतीजा आ गया था, मुसलमानों को खुश करने के लिए। मतलब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य में ऐसा कानून पास हो सकता है, ऐसा कानून बनाने की कोशिश हो सकती है। आप ये समझिए कि मदरसों के टीचर और कर्मचारी, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो सकती, मतलब खुली छूट है, जितना लूट सको लूट लो, कोई मुकदमा नहीं चल सकता। यानी जो कुछ करना हो, कानून तोड़ना हो, संविधान तोड़ना हो, तोड़फोड़ करनी हो, सड़क पर करना हो, गली में करना हो, शहर में करना हो, दंगा करना हो, सब करो, तुमको तो हमने अभयदान दे दिया। तो ये मुसलमानों में जो अराजक तत्व हैं उनको अभयदान देने की कोशिश थी अखिलेश यादव की सरकार की। आप कल्पना कीजिए कि 2017 में अगर अखिलेश यादव लौट कर आ गए होते तो फिर क्या होता? तो ये विधेयक कानून बन गया होता। और मेहरबानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के उन दो माननीय न्यायाधीशों की, जिन्होंने फैसला दिया था राष्ट्रपति और राज्यपालों के बारे में कि वो विधानसभा से पास जो है विधेयक को रोक नहीं सकते, ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकते। उनको जो है 3 महीने का समय दिया गया कि 3 महीने में अगर आप नहीं इसको पास करते हैं, मंजूरी देते हैं, तो ये मंजूर मान लिया जाएगा। ये एक तरह का संविधान संशोधन था जिसको सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने रद्द किया। ये नहीं हो सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि जिन जजेस ने ये फैसला दिया था उनको संविधान नहीं मालूम था, या सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्तियां हैं ये नहीं मालूम था, या संविधान ने शक्तियों का जो बंटवारा किया है तीनों स्तंभों के बीच में, यानी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में, उसका ज्ञान नहीं था। तो फिर राजनेताओं के लिए क्या कहें? अखिलेश यादव ने कैसे सोच लिया कि प्रदेश में एक वर्ग के
संस्थानों को आप इस तरह का अभयदान दे सकते हैं कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारे खिलाफ जांच नहीं होगी और मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो मुझे याद आया उत्तर प्रदेश के एक एक्स डीजीपी का कहा हुआ बयान। एक टीवी कार्यक्रम में मिले थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगों को पता नहीं है, ये बात है 2013-14-12 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद की बात है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में एसएसपी को, एसपी को ये निर्देश है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि किसी मुसलमान और यादव के खिलाफ एफआईआर लिखी नहीं जाएगी। अगर लिखने की मजबूरी हो, ऐसा मामला हो जिसमें एफआईआर लिखना जरूरी हो जाए, तो गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये थी समाजवादी पार्टी की सरकार। अब आप धन्यवाद दीजिए उत्तर प्रदेश के जागरूक मतदाता को। उसने 2017 में तय किया कि ना बाबा, इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरा धन्यवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सरकार का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को सौंपा। और उसके बाद योगी जी ने जो किया वो अभूतपूर्व है। सदन में बोलते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में, 9 साल होने ही जा रहे हैं, इस मार्च में 9 साल हो जाएंगे, दंगा नहीं हुआ है, कर्फ्यू नहीं लगा है। आपको मालूम है, पता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा कि एक फोर्स हुआ करती थी, क्या अब फिर हो गई है, पीएसी, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी। ये इसकी खासियत ये थी कि जहां दंगा होता था वहां इसका डिप्लॉयमेंट ज़्यादातर होता था और दंगा कंट्रोल करने में महारत हासिल थी पीएसी को। और ऐसे ऐसे इलाकों में दंगे को कंट्रोल किया है जहां कई साल तक पीएसी के जाने के बाद दंगा करने की हिम्मत नहीं हुई दंगाइयों की। उस पीएसी, उस फोर्स को मुलायम सिंह यादव ने एंटी मुस्लिम फोर्स घोषित कर दिया और उसके बाद पीएसी को बैन कर दिया। अब योगी जी ने फिर से रिवाइव किया है, उसकी नई बटालियनें बन रही हैं। पीएसी में जो ट्रेंड लोग हैं वो सांप्रदायिक दंगे की स्थिति से कैसे निपटा जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो सांप्रदायिक दंगा तो रोकना नहीं था, समाजवादी पार्टी को तो सांप्रदायिक दंगा कराना था। कितने दंगे हुए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राज में, आप गिनती कर लीजिए, और उसमें क्या कार्रवाई हुई ये देख लीजिए। और उन दंगाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो तो वो भी बताइए, क्योंकि उनको मालूम था कि दंगा कौन करेगा और उनको ये भी मालूम था कि जो दंगा करते हैं, करवाते हैं, वो उनका वोट बैंक है। तो उनको खुली छूट थी। जो योगी जी बार बार कहते हैं ना, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन ये है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। तो माफिया को जिस तरह से माफिया का उन्होंने सफाया किया, जब विधानसभा में खड़े होकर अतीक अहमद के बारे में उन्होंने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, और फिर उसके बाद याद कीजिए कुछ समय बाद जिस तरह से अतीक और उसका भाई मारा गया, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग पर अंकित है कि कहा नहीं करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स पर बड़ा विवाद हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, एक भी एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं हुआ। तो उसमें कभी धर्म खोजा जाने लगा, कभी जाति खोजी जाने लगी। इसमें तो जाति और धर्म खोजने लगे। आतंकवाद की बात आती है तो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। गुंडा राज की बात आती है तो कहते हैं कि गुंडे का कोई जाति नहीं होती। लेकिन जब फंसते हैं तो जाति और धर्म खोजने लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया है। मतलब ये कानून लागू अभी तक नहीं हो पाया था और कभी लागू होगा भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कभी हिम्मत करेगी, अगर कभी भविष्य में, और मुझे लगता नहीं कि अगले 10, 15, 20, 25 साल तक जो है समाजवादी पार्टी के लौटने की उम्मीद है। और अगर भाजपा सत्ता से 20-25 साल बाद गई उत्तर प्रदेश से, तो आप मानकर चलिए कि कोई नई पार्टी आ सकती है सत्ता में। समाजवादी पार्टी तो नहीं लौट कर आने वाली। जो काम 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव कर गए और जो अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल कर गए, वो काम ऐसे हैं जिसकी वजह से जनता उनकी ओर कभी देखने की हिम्मत नहीं करेगी, उसका कभी देखने का मन नहीं होगा।
उनके काम जैसे बिहार में लालू परिवार का जंगल राज डराता है, उससे ज़्यादा लोगों को मुलायम परिवार का, समाजवादी पार्टी का माफिया राज डराता है। माफिया की समानांतर सरकार चलती थी, पुलिस अधिकारी सलाम बजाते थे माफिया के सरदारों को। तो उस जगह से निकालकर योगी जी उत्तर प्रदेश को यहाँ ले आए हैं, जहाँ रात में दिन में न पुरुष बाहर निकलने से डरते हैं न महिलाएं। सबसे बड़ी सुरक्षा अगर व्यक्ति चाहता है किसी भी समाज में, किसी देश में, तो अपनी जान की सुरक्षा, फिर अपने परिवार की सुरक्षा। ये दोनों जब मिलती हैं तो उसके बाद आगे की सोचता है। समाजवादी पार्टी के राज में ये दोनों खतरे में थे। किसी को मालूम नहीं था कि उसके घर से जो व्यक्ति निकलकर जा रहा है उसके परिवार का, वो शाम को लौटकर आएगा कि नहीं। तो ये मैं कहता हूं, बाकी सब काम छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं पिछले 9 साल में, बाकी सब छोड़ दीजिए। केवल एक काम, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को जिस तरह से दुरुस्त किया गया है, और जो एक वाक्य योगी जी ने कल विधानसभा में कहा, कानून का राज, रूल ऑफ लॉ, उसको लागू किया है। आज अपराधी के मन में कानून का डर है। समाजवादी पार्टी के राज में कानून के मन में अपराधी का डर था। ये स्थिति बदली है। लेकिन मैंने कहा था 2 बातों का जिक्र करूंगा, 2 बातों के बारे में चर्चा करूंगा। दूसरी बात आप सुनेंगे, सुन लिया होगा अब तक, मतलब हैरानी की कोई सीमा नहीं। बिहार के किशनगंज इलाके के विधायक, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक हैं, उन्होंने घोषणा की, बयान दिया सार्वजनिक रूप से बाकायदा, वहाँ किशनगंज में एक आर्मी का कैंप बन रहा है जो चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। उसकी सुरक्षा सरकार लगातार बढ़ा रही है। जिस तरह का खतरा बांग्लादेश से बन गया है, और चीन और पाकिस्तान दोनों बांग्लादेश में जिस तरह से सक्रिय हैं, उसके कारण इस इलाके की सुरक्षा को और बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो रही है और कर रही है सरकार। उन्होंने कहा यहाँ आर्मी का कैंप नहीं बनने देंगे, कहीं और बनाएं। बाद में सफाई दी कि हमको आर्मी के कैंप बनाने से दिक्कत नहीं है, इस जगह नहीं बनाने देंगे। आर्मी का कैंप कहाँ बनेगा ये MIM का विधायक तय करेगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री तय करेगी, आर्मी तय करेगी। उनको रणनीतिक दृष्टि से कौन सी जगह सबसे ठीक लगती है, सबसे उचित लगती है, ये फैसला उनका होगा। ये MIM का विधायक नहीं तय करेगा। लेकिन मेन स्ट्रीम की जितनी पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी, किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर ऐसा सवाल कैसे उठा सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, उसके दोनों तरफ, भारत की तरफ भी बांग्लादेश की तरफ भी, पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है, ऑलमोस्ट 100%। आप समझिए कितना बड़ा खतरा है। जो भारत में है, भारत का खाता है, भारत का नागरिक है, भारत में वोट देता है, सारे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मतदान का अधिकार मिला हुआ है, वो भारत की सुरक्षा के जो उपाय किए जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा है, और उसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। आप समझिए स्थिति कहां तक पहुंच गई है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए मैं तो बार बार कहता हूं कि कानून में संशोधन होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरे में डाले, देश की सुरक्षा से जो खिलवाड़ करे, राष्ट्र से जो द्रोह करे, उसको किसी तरह की माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। इससे जघन्य अपराध, इससे जघन्य पाप कोई जो है हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए इस मुद्दे पर देश में कहीं कोई सुगबुगाहट, कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि एक आदमी कैसे खड़े होकर एक विधायक कह सकता है, जिसने शपथ ली इस देश के संविधान की रक्षा की, लोगों की रक्षा की, कि वो लोगों का जीवन खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है सरकार जो सुरक्षा के उपाय कर रही है वो हम नहीं करने देंगे। इसका मतलब है कि जिस दिन मौका आएगा वो भारत के साथ नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जब निर्णायक समय आएगा तो वो किस तरफ खड़ा होगा।
इसलिए डेमोग्राफी का चेंज जो हो रहा है वो केवल सामाजिक रूप से खतरनाक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।